अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें सबसे पहली प्रोबेबिलिटी आएगी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाई कहते हैं दो को, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रही होगी। कहते हैं मैनी एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ईच ट्रायल हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। कहता है कि बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है। रिपीटेड इंडिपेंडेंटली ट्रायल्स, जिसमें इंडिपेंडेंट ट्रायल्स को बार बार रिपीट किया जाता है। ईच ट्रायल हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, और हर ट्रायल जो है उसकी दो ही आउटकम्स आ सकती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक सिक्का लिया, मैंने इसको उछालना है, तो जब ये उछालूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, ये हेड आया, फ़र्ज़ किया हेड आया, मैंने दोबारा उछाला, फ़र्ज़ किया वो टेल आ गया। मैंने दोबारा उछाला, ठीक है, वो दोबारा क्या आ गया, टेल आ गया। अब ये देखो, जब हेड आया, क्या आया, हेड, ठीक हो गया, मैंने मान लिया हेड आया। फिर टेल आया, मैंने ये भी मान लिया टेल आया है। अब मैं थोड़ा सा गौर करूं या थोड़ा सा सोचूं तो मैं कहूंगा कि टेल उस वक्त आया है जब इससे पीछे हेड आता होगा। टेल उस वक्त आया है जब इसके पीछे हेड आया, लेकिन आगे टेल ही आ रहा है, इसके पीछे टेल है। तो इसका मतलब यह है कि आगे वाला कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता कि पीछे वाला क्या है। देखो ना, फ़र्ज़ किया 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है और ये चीज़ चलती जा रही है। मैं कहूँ इससे आगे क्या आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। क्यों 8 आया? क्योंकि आपने पीछे वाले को देख लिया कि 1 में एक ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में एक ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में एक ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में एक ऐड किया 5 आ गया, 5 में एक ऐड किया 6 है, 6 में एक ऐड किया 7, तो 7 में एक ऐड करूंगा तो 8 आएगा। यानी कि आगे आने वाली चीज़ पीछे वाले पे डिपेंड करेगी, उसमें एक ऐड करूंगा। लेकिन देखें, अगर मैं कहूं कि इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ये हिसाब इस तरह से है, तो आगे क्या आएगा, तो आगे आप जाहिर कहेंगे कि इवन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ऑड से पीछे इवन है, यानी कि ये आगे वाला डिपेंड करेगा पीछे वाले पे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इवन ऑड ऑड, ये चीज़ आगे, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रही, हमें नहीं पता आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि आगे वाला रिजल्ट जो है वो पीछे वाले रिजल्ट पे डिपेंड ना करे कि पीछे वाला रिजल्ट क्या आया है, ठीक हो गया। तो इस टेल ने डिपेंड नहीं करना कि पीछे हेड आया है या टेल, इस टेल ने डिपेंड नहीं किया पीछे हेड आया है या टेल, इस हेड ने डिपेंड नहीं किया कि पीछे हेड आया है या टेल, ठीक हो गया। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। आगे जाके डिपेंडेंट भी बढ़ेंगे कि डिपेंडेंट ट्रायल कौन से होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ट्रायल कौन से होते हैं। उसकी मैं डिपेंडेंट वाले की छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको इंडिपेंडेंट क्लियर हो जाए। फ़र्ज़ किया है कि मैं कहूँ ये ना 3 बाल्स हैं, ठीक है, 3 गेंदे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, 3 येलो और 2 ग्रीन है। अगर फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि इसमें से मैंने एक येलो को साइड पे कर लिया है। अब जब येलो को साइड पे किया है तो ये एक ट्रायल हो गया, ठीक है, ट्रायल नंबर 1 हो गया, ट्रायल नंबर 1 हो गया। अब मेरे पास पीछे कितनी 2 येलो बच गई और 2 ग्रीन बच गई। अब इनमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब मैं इनमें से सिलेक्ट करूंगा ना तो ये ट्रायल नंबर 2 होगा, ट्रायल नंबर 2, और इसमें प्रोबेबिलिटी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे 5 में से हमने एक सिलेक्ट की थी और यहाँ पे 4 में से एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर क्या था, 5C1, 5 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, तो उसमें कोई और आंसर आएगा, इसमें कोई और आंसर आएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये वाली चीज़ है कि पहले ट्रायल में आंसर को अच्छा आ रहा था, दूसरे ट्रायल में आंसर चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि पीछे वाले डिपेंड कर रहा है कि हमने एक बार निकाल लिया, ठीक हो गया। इसको कहते हैं डिपेंडेंट, कि आगे वाले आंसर पीछे वाले पे जब डिपेंड करते हैं तो उसको डिपेंडेंट ट्रायल। और इस इंडिपेंडेंट वाले की समझ आ गई होगी कि जब मैं कॉइन टॉस करूंगा तो पहले हेड आया था या टेल, इससे कोई गर्ज नहीं, आगे वाला क्या आएगा वो इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया। और अगर आप देखें कि जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो या हेड आता है या टेल, तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्के के टर्म में नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये बंदा जिंदा है या मर गया हुआ है, ठीक है, तो 2 ही चीज़ें हैं, या मरा होगा या जिंदा होगा, यानी कि जीरा होगा, ठीक हो गया। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें होती हैं
जैसे आप ये कह लें कि वो आगे एग्जांपल्स दी होगी, हाँ, कि ये पास हुआ है या फेल हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल हेड या टेल आ गया, सक्सेस या फेलियर आ गई, जिंदा है या मर गया है, इस तरह एटसेट्रा ये चीज़ें आती रहती हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जिनके आउटकम्स सिर्फ 2 ही आंसर आते हैं। कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ट्रायल्स। अब देखें ये बड़ी प्यारी बात कही हुई है कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहे हर आउटकम की फॉर ऑल द ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स में। अब देखें ना, एक सिक्के को उछाल, ये पहला ट्रायल था, एक सिक्के को उछाला, हेड की भी 1/2 होगी और टेल की भी 1/2, ठीक है, यानी कि 2 चीज़ें हैं ना, तो 1/2 उसकी 1/2। जब इस सिक्के को दूसरे ट्रायल पे आएंगे फिर भी 1/2, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या हो सकता है, इसको उछालेंगे फिर भी हमें क्या। लेकिन वो जो मैंने एग्जांपल दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था चेंज आ रहा है, ऊपर वाले 5 में से एक सिलेक्ट करेंगे और नीचे में से 4 वाले में से एक सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर वालों में अगर ओवरऑल एक जैसी ही बाल्स होती तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी 1/5 बन रही थी, नीचे वाले की 1/4 बन रही थी। एक सिलेक्ट हो जाती, पीछे 3 बच जानी थी, 1/3 बच जाती प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी ट्रायल के ट्रायल चेंज हो रही थी, किसमें, डिपेंडेंट ट्रायल वालों में, और इंडिपेंडेंट ट्रायल वालों में सेम ही है। जब भी आप सिक्का उछाल 10वीं दफा भी सिक्का उछालने की कोशिश करेंगे ना, तो हेड की 1/2 प्रोबेबिलिटी और टेल की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी ही रहेगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम ही है ऑल ट्रायल्स में, देन सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। तो उन ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल्स का नाम दिया जाता है। द एक्सपेरिमेंट हैविंग n बर्नौली ट्रायल्स, और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें n बर्नौली ट्रायल्स पाए जाएं उसको बर्नौली एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। ये बर्नौली ट्रायल्स है, जितने बर्नौली ट्रायल्स करेंगे, अगर n बर्नौली ट्रायल्स किए हैं तो वो फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पोसेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इतनी डिस्कशन है जिसको करके हमने ये डेफिनेशंस वगैरह बनाई है, अब इन डेफिनेशंस को ही हम इस फॉर्म में लिखने लगे हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज की फॉर्म में। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आउटकम को 2 ही कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाएगा, एक सक्सेस और एक फेलियर, ठीक हो गया। फर्ज किया अगर हेड या टेल है ना, तो इसमें से भी मैं देखूंगा क्या कि अगर मैं कहता हूं कि कितने हेड्स आए हैं तो इसका मतलब मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस हेड टेल को भी सक्सेस फेलियर में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम पी से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी से, और मीन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि ऐसे ट्रायल जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम रहती है बाइनोमियल ट्रायल्स होते हैं, और ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो सेम रहेगी ऑल ट्रायल्स। अब दैट पीटी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो स्टार्टिंग में ही बात कर दी थी क्या कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के लिए काम होगा। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक ये चीज़ घूमेगी, क्योंकि अगर इन्फिनिट पे ले गए तो इन्फिनिट C2, तो ये फिर यानी कि अगर इन्फिनिट में ले गए ना हम बात ट्रायल्स, तो वो सिस्टम चलता रहता है, कभी हेड आता है, कभी टेल, कभी हेड, कभी, यानी कि वो फिर चीज़ चलती रहती है। तो इन्फिनिट में नहीं, फिक्स्ड नंबर पे हमने रहना है, ठीक हो गया, फिक्स्ड नंबर पे। चलें जी, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नीचे पढ़ लेते हैं हम मज़ीद। कहते हैं कि सपोज वी हैव n इंडिपेंडेंट, ये n का यहाँ से मतलब आ गया और इंडिपेंडेंट का यहाँ से आ गया। कहते हैं सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी p जो है सक्सेस वाली वो सेम रहती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की p है और प्रोबेबिलिटी फेलियर की क्या होगी, इसको q से ज़ाहिर करेंगे। p जो है वो किसकी है, सक्सेस की, q जो है किसकी है, फेलियर की। अब ये देखिए q किसके इक्वल होगा, 1 - p, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, p + q किसके इक्वल होगा, 1। ये सक्सेस की, ये फेलियर की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आता है। पीछे वाले चैप्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आए थे, डिस्क्रीट वाले में भी और कंटिन्यूस वाले में भी, कि उनका सम जो है 1 आता है। तो p वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस q वाले की, तो टोटल चीज़ बन गई, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो देखें ना, 2 ही पॉसिबल आउटकम होती हैं, तो दोनों आउटकम की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो टोटल आपको पता है 1 आता होता है। अब यहाँ पे p अगर सक्सेस की है तो q फेलियर की है, तो q की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो p उधर जाके 1 - p बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है वेयर q = 1 - p। कहता है क्या n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेसिव इज गिवन बाय, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा x के लिए, x सक्सेसिस के लिए, फेलियर के लिए बात नहीं हो रही, सक्सेसिस के लिए, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा
और इज कॉल्ड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फार्मूले को कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स n और p। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमें n और p की वैल्यू मिल जाए ना तो ये सारा हम फाइंड कर सकते हैं फिर, ठीक है, ये फिर हम फाइंड कर सकते हैं। n और p की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस में गिवन होगी, x हमने फाइंड यानी कि x जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो x की जगह पे लगा के फिर हम अपना आंसर निकाल दिया करेंगे। n और p जो है वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कवर किसने की? स्विस मैथमेटिशियन जैकब बर्नौली ने। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, कहता है अ कॉइन इज टास्क्ड 4 टाइम्स। अब 4 दफ़ा टास्क किया है तो 2 की पावर 4 बच्चों कितना हो जाता है? तो 2 बार 4 और 4 बार 16, तो ये 16 आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि वो 16 चीज़ें बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? एक हेड 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 हेड, ये एक चीज़ बन गई। दूसरी क्या बनेगी? हेड 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 टेल, तीसरी बन गई। ठीक है, हेड हेड और टेल हेड, और चौथी क्या बनेगी? हेड हेड टेल टेल, ये 4 चीज़ें बन गई बच्चों। फिर इसी तरह 4 और 4 और 4 और, तो ये हमारे पास टोटल 16 चीज़ें बनेंगी। कब? जब हमने 4 कॉइन को यानी कि एक कॉइन को 4 दफ़ा जो है वो टास्क करवाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स की, ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स की। ठीक है जी, ये स्मॉल एक्स के तौर पे आएगा। ये रैंडम वेरिएबल है फिलहाल, वो एक्स के तौर पे आ जाएगा ना स्मॉल, यानी कि ये चीज़ हम फाइंड करने के तौर पे आ जाएंगे। इसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। अब 4 कॉइन को टास्क किया है तो अगर n की बात करें तो कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हमने कहा था 2 चीज़ें हमें चाहिए, ये तो कैपिटल P है ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो कि हमने फाइंड करनी है। हमने कहा था 2 चीज़ें हमें चाहिए हो, क्या? एक n और एक p की वैल्यू। तो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों ये एक कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन में प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अगर p की 1/2 है तो q की कितनी आ जाएगी? q का फार्मूला आपको पता है 1 - p होता है, तो 1 - 1/2, तो q की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी बच्चों। ठीक हो गया, अब हम अपना फार्मूला यूज़ कर लेंगे। कहाँ तक लगेगा? 0 से लेके 4 तक लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जब 4 सिक्कों को टास्क किया तो हो सकता है 4 के 4 हेड आ जाए, हो सकता है 3 हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 1 हेड आ जाए, और हो सकता है कि एक दफ़ा भी हेड ना आए, चारों टाइम्स टेल ही आ जाए। तो ये जब 4 सिक्कों को टास्क करें उसमें 4 टाइम्स हेड भी आ सकता है जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, 3 टाइम्स भी हेड आ सकता है जैसे ये लिखा हुआ है, 2 टाइम्स भी हेड आ सकता है, 1 टाइम भी हेड आ सकता है और 0 टाइम भी हेड आ सकता है। तो ये जो x वाली चीज़ थी ना, इस बना पर हमने लिख दिया x 0 1 2 3 4 हो सकता है, क्योंकि ये वाले हेड हो सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट कर दें इस फार्मूले, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। p q की वैल्यू पुट कर दें, n भी हमें गिवन है, तो ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें वह पहले उन्होंने पुट कर दिया, p की कीमत पुट कर दिया है, q की कीमत पुट कर दिया और n की वैल्यू पुट कर दिया है। जब पुट कर दी तो वो ये बच्चों हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया है। अब यहाँ पे देखें x ही आ रहा है और तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, तो x की वैल्यूज़ लगाते जाएंगे, आंसर निकल जाएगा। x की वैल्यू 0 लगाई तो जब x की जगह पे 0 रख दिया तो ये वाला कॉम्बिनेशन सोल्व कर लिया। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है मैं बता दूं पहले, NCR इसको पढ़ते हैं, और ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। और बच्चों याद है 0 फैक्टोरियल जो है वो 0 होता है, अब 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल जो है वो 12 होता है, और 5 फैक्टोरियल जो है वो 60 होता है। 60 नहीं, बताता हूँ आपको, 1 मिनट। 6 4 बार 24, ये ना ये जो है वो 24 होता है। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 5 24 बार कितना होता है? तो ये 500 120 हो गया। ठीक है, और इसी तरह ये चीज़ सोन बढ़ती जाती है। और बच्चों ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। जैसे अगर मैं ये 4C3 कर देते हैं, 4C3 फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब क्या है? 4 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, और 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये n माइनस r है ना, तो 4 में से 3 1 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 4 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ कितना? 24। 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल है, और 1 का फैक्टोरियल 1 है। 6 4 बार 24, तो इसका आंसर आएगा 4। तो देखिए इसकी जगह पे 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये बस बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही है ये। ठीक है, जब 0 पुट करूँगा तो वो सोल्व करके आंसर 1/16 आएगा, 1 पुट किया तो सोल्व करके आंसर 4/16, 2 पुट किया तो आंसर 6/16, ये पुट किया तो 4/16, और 4 पुट किया तो 1/16। और सबको ऐड करके देखें तो कितना आएगा?
तो अगर हम इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके देखें ना तो 1/16 4/16, तो ये 5/16 हो गया, 5/16 जमा 6/16 तो 11/16 हो गया, 11/16 जमा 4/16 तो 11 और 4 15/16 हो गया, और 15/16 और 1/16 तो 16/16 हो गया, तो 16/16 यानी कि 1 के आंसर इक्वल है। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल थी जो कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत सॉल्व की। तो चलिए जी अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ 20% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव। बोल्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक मशीन जो है वो बोल्ट बना रही है, कहते हैं उसके जो 20% जो है ना वो डिफेक्टिव है। डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी डैट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स चूजन एट अ रैंडम 0 2 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव। कहता है प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन हमने करनी है डैट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम, के 4 बोल्ट्स में से हमने रैंडमली चूज़ करने हैं। कितने? 4 में से चूज़ करने हैं, 4 में से चूज़ करने हैं। तो ये इसको चूज़न ही कहते हैं कि n में से x चूज़ किए, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और इसमें से चूज़न कितने करने हैं, चूज़न एट रैंडम कितने 0 और 2 आर डिफेक्टिव, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0 और x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करने हैं, इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है। 20% डिफेक्टिव की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि p हमारे पास 20% आ गया। ठीक है, तो P हमारे पास कितना आ गया 20%। जो चीज़ हमें गिवन होगी वो हमेशा उसको हम P रखेंगे। ठीक है, जो हमने जिस तरह डिफेक्टिव की हमें दी गई है तो इसको P रखेंगे। तो P 20% आपको पता है 20/100 कर देंगे तो ये 1/5 आ गई। तो आपको पता है Q की वैल्यू निकलती है 1 - P, तो ये आ गया 1 - 1/5। एलसीएम लिया 5 तो आ जाएगा 5 - 1 तो 4/5 आ गया, तो ये Q की वैल्यू आ गई। 2 पैरामीटर्स थे, N भी आ गया है, P भी आ गया है। P की मदद से हमने Q भी फाइंड कर लिया। ये वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूला में पुट कर दें वैल्यूज़ तो वो आ जाएगा। अब ये देखें x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 0 और 2, जब ये यहाँ पे लगाए तो सिंपली कैलकुलेशन ही करनी है हम लोगों ने, और ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और दोनों को ऐड करके आप देखें ना 625/625 ही, तो ये 625/625 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो यहाँ पे चीज़ों को अलग-अलग किया गया है ना, 20% की बात की गई है इस हिसाब से, तो ये ज़रूरी नहीं होता इसमें कि आंसर जो है वो प्लस करने से 1 नहीं आए। ठीक है, उसमें था क्योंकि यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज़ थी ना, देखें 0 वाली पॉसिबिलिटी भी थी, 1 वाली पॉसिबिलिटी भी होगी, 2 वाली तो लिख ली हमने, 3 वाली पॉसिबिलिटी भी होगी, 4 वाली पॉसिबिलिटीज़ भी होगी। ठीक है कि 0 डिफेक्टिव है, 1 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है, 4 के 4 डिफेक्टिव है, लेकिन हमने 1 3 4 वाली को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 वाली को उठाया, इस वजह से इनको सामना करना पड़ा, आंसर 1 नहीं आ रहा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स आ गए हैं। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, नेक्स्ट देखें, कहता है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। इफ़ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा, इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि अगर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, n से, n क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। तो ये वाली चीज़ आ गई कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये क्या बन गई बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ x सक्सेसिव इन x एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि वो ये चीज़ बन जाएगी। एग्जाम्पल करते हैं, कहता है 800 फैमिलीज थी और 5 बच्चे हैं हर एक के, 800 फार्म यानी कि आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन ईच, यानी कि 800 फैमिलीज़ हैं और उन हर एक के 5-5 बच्चे हैं, तो उनमें से हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द 3 बॉयज़, एट लीस्ट 4 बॉयज़ और एट मोस्ट 1 डे। 1 डे वाले को देख लेते हैं, 1 बॉय ना लिखा हो। ठीक है, 1 बॉय होगा यहाँ पे, 1 बॉय होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टेक है। अच्छा 3 बॉय के लिए तो आपको पता चल गया x = 3 आ जाएगा। अब एट लीस्ट 4, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 4, इसका मतलब है कम से कम 4, कम से कम 4, यानी कि अगर मैं एक रियल लाइन बनाऊँ यहाँ पे 4 लिख दूँ तो कम से कम 4 का मतलब क्या है कि 4 कम हो, 4 से आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, कम से कम 4 है, देखिए ये इसको अगर एरो को येलो को देखें तो इसका मतलब क्या है, कम से कम 4 है और आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो आगे 5 तक जाएगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 भी आ जाएगा और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 भी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 4, यानी कि कम से कम 4
और 4 या 5 भी आ गया इसमें। अब इसकी बात करें कि एट मोस्ट 1 बॉय, एट मोस्ट, एक मिनट में पहले नीचे देख लेता हूँ। हाँ, एट मोस्ट 1 बॉय का मतलब क्या है, देखें यहाँ पर कहीं 1 लिखा हुआ है, तो एट मोस्ट 1 का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट करके आपको बताऊँ तो ये वाली चीज़ बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक है ना, तो उससे कम ही है ना नीचे, तो ये एक तीर किसको ज़्यादा से ज़्यादा एक को शो करेगा। तो बाकी अगर आप देखें तो कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं, 0 लड़के हो सकते हैं ना, तो यहाँ 0 तक जाएंगे हम। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 वाली आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू x इक्वल 1 आ जाएगी। और किसको रिप्रेजेंट करेगा, अजान हो रही है, फिर करते हैं इसको नेक्स्ट कंटिन्यू, आप इसको पढ़ें। अच्छा जी, देखें आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम आके, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये ऊपर दे दिया था, 5 चिल्ड्रन ईच। 800 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू 800 आ जाएगी। p की वैल्यू देखें, या तो वो लड़की होगी या तो वो लड़का होगा, तो इसका मतलब 1/2, और लड़की की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और लड़के की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो ये p यानी कि लड़के की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ये लड़की की यानी कि आ जाएगा q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2 तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये वाली चीज़ में। अब ये देखिए 3 बॉयज़ के लिए तो मैंने आपको बताया था ना, ये कैपिटल P आएगा यहाँ पे, कैपिटल P 3 बॉयज़ के लिए क्या आ जाएगा, वही फार्मूला लग जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये आ गया 5 में से 3 को सिलेक्ट किया, ये NCX, ठीक है, और फिर 1/2 लड़के की प्रोबेबिलिटी और इसकी पावर आ गई 3। ठीक है, क्योंकि n ये x होता है ना, p की पावर x होता है और फिर q की n माइनस x, तो ये p की पावर 3 आ गई, देखे 3 आ गई। फिर n माइनस 3, n 5 थे, 5 में से 3 निकाले तो 2 आ गया बच्चों, ये वाली चीज़ आ गई। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गई। अब हमें साथ ये भी दिया गया था कैपिटल 100 यानी कि 800 भी दिया गया था, तो 800 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो ये आ गया 250। ठीक है ना। अब इसी तरह एट लीस्ट 4 बॉयज़ के लिए ये आप खुद करें। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगी और इसमें 4 वाली और 5 वाली आ जाएगी। तो ये 4 वाले के हिसाब से है बाइनोमियल और ये 5 वाले के हिसाब से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फिर इसको फिर 800 से ज़रब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बाइनोमियल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बन जाएगा। और इसी तरह एट मोस्ट 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, इसमें 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, तो ये 1 के हिसाब से, ये 0 के हिसाब से, तो इसके ऐड करके ये 8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो बाइनोमियल की जो मीन होता है ना, वो इसके इक्वल होता है। बच्चों इनका स्पेशल प्रूफ भी है, इनके पीछे बड़ी डिटेल है, तो ये हम प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक से करेंगे। तो फ़िलहाल तो ये ओवरव्यू के तौर पे हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और चलें जी, देखें जल्दी जल्दी कवर करते हैं, फिर नमाज के लिए भी जाना है। वेरिएंस इसका ये होगा, और शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करेगी, 1/2 पर डिपेंड करेगी। ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द 2 पैरामीटर जो है वो n और p, वी ऑब्जर्व डैट, क्योंकि अगर p की वैल्यू लेस देन हुई 1/2 से, जैसे देखें ना ऊपर भी हम p की वैल्यू 20% देख के आए थे, जो कि कितनी बनी थी, 1/5 बनी थी, और 1/5 0.2 होती है, और जो कि लेस देन होता है 0.5 से, और 0.5 कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 से छोटी थी इसमें। ठीक है, तो अगर p की वैल्यू छोटी हुई 1/2 से, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। तो ऊपर जो एग्जांपल नंबर 2 करके आया वो पॉजिटिवली स्क्यूड थी।
और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन हुई 1/2 से द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स नेगेटिवली स्क्यूड, तो डिस्ट्रीब्यूशन को नेगेटिवली स्क्यूड कहा जाएगा। ठीक हो गया। और व्हेन p की वैल्यू 1/2 हुई, जैसे पहली एग्जांपल में, जैसे ये लास्ट वाली यानी कि ये आगे वाली एग्जांपल्स में हम p की वैल्यू 1/2 के लेकर के आए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज सिमेट्रिकल होगी। और n इंक्रीज करेगा ना, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, अगर n जितना इंक्रीज होगा, बीटा 1 अप्रोचेस टू 0 होगा, बीटा 2 जो है वो 3 के इक्वल होगा बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़, तो बच्चों ये आप पढ़ के आए, क्या इसको क्या कहते थे, ज़हन से नाम निकल गया, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ज़हन से ना, मैं आपको ना नाम बताता हूँ, एक मिनट, मेरे ज़हन से ना नाम निकल गया। याद भी नहीं आ रहा, एक मिनट की यार। स्क्यूनेस इस तरह की चीज़ होती है, एक मिनट, स्क्यूनेस एंड कोर्टेसिस, हाँ कोर्टेसिस, ये वाली चीज़ें होती हैं बच्चों। पीछे वाले चैप्टर्स में ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी स्टैटिस्टिकल थ्योरी 1 में। तो इस हिसाब से ये बीटा 1 और बीटा 1 कहते हैं 0 हो जाएगी, बीटा 2 ये हो जाएगा। देन द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल एंड मेसोकोर्टिक होगी। तो इन पे डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जब आप उनको डिटेल से पढ़ेंगे ना तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बस याद रख लें कि p की पावर 1/2 हो तो ये ऑलवेज सिमेट्रिकल होती है, और अगर n इंक्रीज कर दे तो बीटा 1 अप्रोचेस टू 0 और बीटा 2 ये होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल एंड मेसोकोर्टिक होगी। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9.4 आ गए। तो अभी हम मीन के लिए फार्मूला क्या पढ़ के आए बच्चों, मीन के लिए हम फार्मूला पढ़ के आए हैं। किसके लिए, मीन के लिए। मीन के लिए हम NP पढ़ के आए, और वेरिएंस के लिए हम क्या पढ़ के आए, वेरिएंस के लिए आप कह लें NPQ, और NPQ को हम NP1 माइनस P भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q1 माइनस P के इक्वल होता है। कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू ये है, P की वैल्यू ये है, फाइंड द मीन। हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो देखिए n की वैल्यू 10 है, तो पहले मीन फाइंड करें। तो n की वैल्यू 10 रख दे, P की वैल्यू 2/5 रख दें, 2 5 बार 10 और 5 2 बार 10, तो ये आ गया जी बच्चे 10 आंसर आ गया। ठीक है, अब 5 2 बार 10, तो ये 2 बार 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 आंसर आ गया। अब NPQ है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू उन्होंने बच्चों हमें दी गई है 10 से 10 हमने यहाँ पे पुट कर दी। P की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/5, तो 2/5, और ये आ गया 1 - 2/5, तो ये आ गया 10 2/5, और ये आ गया कितना 5 1 बार 5, और 5 में से माइनस किए कितने, 5 में से माइनस किए 2, तो ये बन गया 3/5। तो बच्चों ये देखिए 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, 3 2 बार 6, और 6 2 बार 12, तो 12/5 बन गया बच्चों, 12/5। तो 5 5 बार 25, 5 6 बार, और 5 12 5 बार 60, नहीं 1 मिनट, और 5 12 बार 60 होता है। ठीक है, तो ये 2/2 आंसर आ जाएगा। तो वेरिएंस भी आ गया हमारे। नेक्स्ट में कहा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है किसका, वेरिएंस का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें आसान सी एग्जांपल्स वगैरह भी। नेक्स्ट क्या कहता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस वर बी फाउंड दिस एंड दिस। तो मीन और वेरिएंस ये है। अच्छा, मीन की वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू, मीन आपको पता है बच्चों किसके इक्वल होता है, NP के इक्वल होता है। तो NP की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 3.20 आ गई है। और बच्चों उन्होंने कहा है वेरिएंस कितना है, ये है 1.152। तो वेरिएंस जो है वो किसके इक्वल होता है, NPQ के इक्वल होता है बच्चों। किसके इक्वल आ गया, 1.152 के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, ये NP की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो बन जाएगा 3.20, और Q और इज इक्वल टू 1.125। बच्चों ये उधर जाकर डिवाइड हुआ तो क्या बन जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 1.152 ओवर 3 ये वाली आ गई Q की वैल्यू। और जो भी आएगी 1 - P कर दूँ। और अब ये देखें, हमें पता है, क्या पता है, P + Q किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। या आप ये कह लें कि ये तो पढ़ते हैं ना, Q 1 - P होता है, P इधर आके ऐड हुआ और Q इधर जाके माइनस हो गया, तो P इधर आके जमा का हो गया और Q इधर जाके ये, तो P की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 - Q की वैल्यू करें तो P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने P और Q की फाइनल वैल्यू कर ली।
अब पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और जब पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो बच्चों पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें ना, ये देखें अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एन पी इज इक्वल टू ये वाला लिखा हुआ है 3×20। तो यहाँ पे अगर मैं पी की वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो बच्चों क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको करके, ये मीन का फार्मूला है, ये वेरिएंस का है, हमने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो इसको पढ़ के इस पर डिवाइड कर दिया, तो ये एन पी से कैंसिल क्यू की वैल्यू आ गई, ये 1 माइनस क्यू करूँगा, ये मैंने फार्मूला आपको बना के दिखाया, तो 1 माइनस क्यू करूँगा, 0 से 64 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमें स्टार्टिंग में पता था एन पी इसके इक्वल था, पी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एन की वैल्यू आ गई कितनी, 5 लिखी है शायद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4। कहते हैं क्या ऐसी कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि जिसका मीन ये हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो। ठीक है जी, हम फाइंड कर लेते हैं। मीन का फार्मूला ये होता है, वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, ठीक है, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो है ना वो होता है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वो वेरियंस बन जाता होता है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 बन गया और ये वेरियंस बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें ये वाली कीमत जो है ना हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, एन पी की जगह पे, तो 5 ज़रबे क्यू इज इक्वल टू आ गया 16, तो क्यू की वैल्यू आ गई 16/5 और 5 3 बार 15 और आ गया 16, यानी कि एक आंसर, और 5 2 बार 10 3.2 आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी 3.2, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3.2 होता है, ठीक है। तो अब ये देखें 3.2 होता है, यानी कि इन दोनों को सम करें तो 3.2 आना चाहिए, बल्कि 3.2 नहीं 1 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर मैं देखें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 1 माइनस क्यू बन जाएगा, तो p इज इक्वल 1 माइनस 3.2 बन जाएगा, और p इज इक्वल -2.2 बन गया, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और वैसे भी p और q की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लिखी है, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, p और q डज नॉट ग्रेटर देन 1, सो डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं है कि ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि है हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।